Hello students, good morning. How are you? I hope you are well. आगे कंटिन्यू करते हैं इमेज फॉर्मेशन आपको, लेकिन उससे पहले आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ जो हमने बताया था, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और उसकी कुछ टर्म थी जो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने बताया था पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? इन सब टर्म के बारे में रिमाइंड कराते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? फिर आगे बताते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन। ओनली 2 मिनट्स आप कर लेंगे। देखिए हमने बताया सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बताया जब कोई रेज पड़ता है किसी प्लेन पर पॉलिश्ड हो तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में। तो ये नॉर्मल से एक एंगल बनाता है आई और आर, इंसिडेंट आर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर उसके बाद आपको हमने बताया था स्फीयर। अब इससे मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्फीयर, इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर। वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अनदर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड सरफेस। मतलब जब किसी स्फीयर को पॉलिश एक सतह कर दिया जाए, दूसरा सतह उसका क्या बन जाए, रिफ्लेक्टेड बन जाए, तो क्या हो जाता है, स्फेरिकल मिरर बन जाता है। अब इसी क्रम में जैसे हमने फिर बताया था आपको, जब क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो जाए, इनवर्ड हो जाए। क्या हो जाए, इनवर्ड हो जाए रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो कौन सा, कॉनकेव मिरर हो जाता था, कॉनकेव मिरर। और जब इसी को क्या अंदर हो जाते थे, आउटवर्ड से होता था, आउटवर्ड से होता था सरफेस, तो क्या बन जाता था, कॉन्वेक्स। ठीक, तो आगे अब हम इसके कुछ टर्म बताए थे, वो टर्म क्या थे देखिएगा। टर्म जैसे क्या था, पहला फोकस, सॉरी पोल। पोल के बारे में बताए थे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सेंटर को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फीयर जिसका, ये जो स्फेरिकल मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता था, सूची से दिखाते हैं। फिर बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अ लाइन थ्रू पासिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अगला बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, वो फोकस होता है। क्लियर है, कर्सर जरूर लगाइएगा। क्लियर? अगला बताए थे रेडियस, इसे एफ से दिखाते हैं फोकस को। फिर अगला बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसको आर से दिखाते हैं। और जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आर और चाहे एफ, आर एंड एफ में रिलेशन क्या है, तो ये बताइए जरा, आप समझिएगा। कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है,
पोल है, एफ फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, और यहां से यहां की जो दूरी होती है क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आपको दिख भी रहा होगा फिगर से, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का क्या है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, r = 2 × f, या r f = r/2, ये संबंध होता है। यानी कि जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन भी होगा, न्यूमेरिकल होगा, आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको। तो अब इमेज फॉर्मेशन देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन में मैं आपको पहले 4 लॉ बताऊंगा। इमेज कैसे कैरी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम के माध्यम से कैसे पहले रे जाता है मिरर में, तो सबसे पहले आप देखिएगा आपके बुक में टेबल भी दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी दिया होगा, या आईसीएसई होगा, जो भी होगा टेबल दिया होगा, या यूपी बोर्ड होगा, किसी में भी टेबल दिया होगा। टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, आप टेबल बिल्कुल मत याद करिएगा, अच्छे बच्चे कभी नहीं याद करते, आप बस रे डायग्राम को समझ लीजिए, आपको वो याद होगा। उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। आप समझ गए आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं समझे हो रट्टा मारते रहोगे, भूलता रहेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो देखिएगा कॉनकेव मिरर, और जो मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कॉनकेव मिरर के द्वारा बताऊंगा, और कॉन्वेक्स में सब वर्चुअल होता है उसको भी दिखा देता हूं, बट आप कॉनकेव में समझिएगा अच्छे से। पढ़ना दोनों है, मैं छोड़ना नहीं है किसी को भी, जानना दोनों के बारे में। तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक कोण, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फर्स्ट लॉ क्या, आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus. Principal focus in case of concave mirror are appear to diverge from the principal focus. It's in case of convex mirror. इसका मतलब एक हुआ कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो अच्छे समझिएगा, फर्स्ट लॉ ऐसे ही कोई भी रेज आएगा इसी प्रकार से जाएगा। कोई भी रीजन कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में बगल में छोटा सा स्कूप भी दिखाता हूं, आप देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट आती है, लेकिन कम्स फ्रॉम अपेयरिंग ऑन द इन केस ऑफ फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अपेयरिंग। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है, आर रे
through the principal focus of the concave mirror or a ray which divert toward the principal focus of the convex mirror after reflection will convert parallel to the principal axis। यानी कि क्या हुआ, प्रिंसिपल दूसरा वाला समझिए, प्रिंसिपल फोकस से, किसे, प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हम नहीं बता, यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फिर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली रेज, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या है, रे passing through the center of curvature of the concave mirror are directed is the direction of the center of curvature of concave mirror after reflection is back to along the same path, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ में वापस लौट आती है, इसी पाथ से गई, फिर इसी पाथ में रिफ्लेक्शन के बाद फिर लौट आई, कॉनकेव मिरर। जबकि इसमें कॉन्वेक्स में लौटती हुई प्रतीत होती है, यहां से गई यहां, गई, फिर यहीं से लौटती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? और लास्ट आपका देखिएगा, लास्ट क्लास अभी 4 लाइन नहीं किए, बेसिस पे हम पूरे कॉनकेव यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है दिखाएंगे, आप ध्यान दीजिए। चलो लास्ट क्या है, फोर्थ लॉ, यानी कि जो एक मिरर है, एक क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट, हर पार्ट एक मिरर की भाग है, और जो मिरर होता है, ध्यान से लीजिएगा, छोटे छोटे जब पार्ट्स मिलकर बना होता है मिरर, जब यहाँ से रेज जाता है तो क्या करता है, तो ये मिरर इंसिडेंट एंगल जितना होता है और रिटर्न होने, रिफ्लेक्टेड होने के बाद उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता है। यानी कि अगर यहाँ नॉर्मल एक डायरेक्ट जाता था, बताए थे ना, आई और आर इक्वल होता है, वही सेम वर्क यहाँ भी होगा। कहाँ, यानी जब कोई रेज पोल जाएगी तो क्या होगी, जितना ही आई होगा इंसिडेंट एंगल, उतना ही एक्सिस के साथ आर भी बनाता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। क्लियर है? ये आपके फुल लॉ थे। अब हम आपको बताते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यानी कि चार्ट को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप इमेज फॉर्मेशन समझ जाइए, बिल्कुल आपके 100% हो जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन
बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब 6 स्थितियां होती हैं, यानी 6 स्थितियां होती हैं, 6 पोजीशन होते हैं जिससे इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 करके। आपको टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं, रट्टा मारने की बिल्कुल नहीं है। आप देखते जाइएगा, आपको सारा आ जाएगा, यहीं से डायग्राम से लर्न हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट का कहां होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट राइट ऑन इनफाइनाइट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पर होगा। देखिएगा, यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा। कॉनकेव मिरर यानी कि पोल सी। अब इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब अनंत पर ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ड्रॉ बताया था हमने, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएगी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रेज। जब रेज यहाँ से जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, हमने यही बताया था। फिर दूसरी रेज हमने बताया था, यहाँ से भी अगर इस ऑब्जेक्ट की सिरे से अगर रेज जाएगी टकराएगी, जाएगी कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके चली जाएगी, फोकस से। जब फोकस से होके जाएगी, जहाँ एक दूसरे के दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है। कहाँ काट रहे हैं, फोकस पर। जब फोकस पर ही काट रहे हैं तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर। एक बहुत ही डिमिनिश्ड बनता है, बहुत ही छोटा। यानी कि अगर अभी नेचर इसका लिखना हुआ, नेचर बताना हुआ आपको, नेचर, नेचर, अब इसका नेचर बताना हुआ तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका नेचर, इमेज रियल में बन रहा है, रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, वास्तव में मिल रही है ना, वहां रियल होगा। फिर क्या होगा, रियल के बाद रियल है, फिर इन्वर्टेड, उल्टा क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। साइज क्या है, डिमिनिश्ड यानी कि वेरी स्मॉल, क्या, वेरी स्मॉल, एज लाइक पॉइंट जैसा, एज लाइक पॉइंट, डिमिनिश्ड, वेरी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। क्लियर है, यानी कि रियल होगा, इनवर्ट होगा, इनवर्ट मतलब उल्टा, वेरी स्मॉल बहुत छोटा होगा। कब, जब इंफिनिटी पर होगा। आप टेबल में देखिएगा ये होगा। सेकेंड, यानी कि बिहाइंड द, बियॉन्ड द सी, जब सी की थोड़ा पीछे होगा। अगला स्थिति क्या है, जब सी के एक थोड़ा पीछे होगा तो क्या होगा, देखते हैं। सी के थोड़ा पीछे रख देते हैं ऑब्जेक्ट, पीछे रख दिया। जब पीछे रख दिया तो क्या होता है, अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेंज कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेंज टकराने के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो एक रेंज एक दूसरे को जहां काटा, इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग किया ना, तो यही हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट, यानी कि ए बी का क्या बना, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका नेचर बताना हुआ तो नेचर हम बता देंगे,
नेचर वाला क्या होगा, रियल होगा, वास्तव में मिल रही है। और क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा, उल्टा भी होगा। फिर तीसरा क्या होगा, इससे छोटा, स्मॉल, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपसे छोटा बनाना, स्मॉल। क्लियर है, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। क्लियर, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, यानी कि इससे छोटा ही बना है, डाउट नहीं ना। नेक्स्ट तीसरा से बियॉन्ड द सी, यानी सी के पीछे रख के देख लिए, धीरे धीरे आज जो इंफिनिटी था फिर थोड़ा सी के पीछे लाए, अब अगला कहां लाते हैं, सी पे लाते हैं, यानी कि एट द सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द, जब सी पर तो कहां बनेगा, यानी कि अब सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के देख लेते हैं, ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो देखते हैं कहां बनता है। फिर यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेंज क्या होती जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। फिर अगला फोकस से होके जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाती ना, रूल नंबर 2 ने बोला था। अब जहां दूसरे काटे हुई इमेज बना, कहां काटेंगे, ए, यानी कि ए डैश बी डैश ए डैश, यानी कि इसी के जहां ये था वहीं ये भी बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, यानी कि इक्वल बना, सेम साइड। और आप में पूछता भी है डायग्राम रखने के बाद कौन सी पोजीशन है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल बनता है, तुरंत सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुरंत आप बता बिना सोचे समझे। लेकिन आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप इस तरह कर सकते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिएगा, यानी कि अब इसका नेचर बताना होगा तो क्या हो जाएगा, पहला रियल होगा, वास्तव में मिल रही, दूसरा इन्वर्टेड, उल्टा है, इन्वर्टेड नीचे है ना, ऊपर का नीचे बना, तीसरा सेम साइड, सेम साइड, यानी कि उसी साइज का बना, कितने साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ क्या है, अब फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख देते हैं, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच रख देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है जब सी और एफ के बीच रखते हैं। रख दीजिए यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट रख दिए ए बी, तो फिर क्या होगा इसमें, यानी जब सी और एफ के बीच रखे फिर वही ऑब्जेक्ट से रेज जाने वाली पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस कहां से उठी जाएगी, फोकस से उठी जाएगी, फोकस से उठी जाएगी। फिर दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज होके जाएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस अपने मीडियम में आ जाएगी। तो कहीं जाके इसे दूसरे काट देंगे, जब कहीं से काटेंगे, जहां काटेंगे वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश ए डैश, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, उसका इमेज क्या हो गया, लार्ज हो गया, उससे बड़ा बन गया कि नहीं। यानी कि नेचर क्या हो जाएगा, रियल, रियल में बन गए, इंटरसेक्ट करेंगे ना रियल। तीसरा इन्वर्टेड, सॉरी तीसरा इन्वर्टेड, तीसरा साइज क्या है, लार्ज,
लार्ज ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उसके इतने ही बड़े इमेज बना। क्लियर? यानी कि जब कब होगा सी और एफ के बीच में होगा तो क्या बनेगा बिहाइंड द कर्वेचर। सॉरी एक पोजीशन लिखना भूल गए वो, यानी कि लोकेशन के बाद पोजीशन क्या होगा बिहाइंड बियॉन्ड द सी, सी के पीछे बनेगा। ऐसे उन सब में भी रहेगा। कहाँ लिखते हैं लोकेशन पहले वाले का, जब इंफिनिटी पे था फोकस लिखते हैं, लोकेशन क्या लिखते हैं एट फोकस। और दूसरा लेंथ जब हम बिहाइंड द कर्वेचर रखे थे कहाँ बना था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना था, उसमें लोकेशन उसका क्या हो जाएगा सी एंड एफ इमेज का। फिर जब कर्वेचर पर रखे थे लोकेशन क्या हो जाता एट द सी, सी पर ही लोकेशन हो जाता। और इसमें सी और एफ के बीच बना तो बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। क्लियर? आगे फिर देखते हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम अपनी बात कहाँ आके रख देते हैं फोकस पर, यानी कि सी और एफ के बीच रखे थे, अब कहाँ कर देते हैं एट द एफ फोकस पर, यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट लाके फोकस पर रख दिए तो क्या होगा जब फोकस पर रख दिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी फोकस से, फोकस से होके जाएगी। दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, यानी कि ए लौट आए। तो आगे इसको चाहे जहां तक बढ़ाते जाएंगे, देख रहे हैं पैरेलल तरफ होते चली जाएगी, कहीं काटेंगे नहीं, यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा मिलेंगी तो लेकिन इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी तो रियल ही होगा और इन्वर्टेड। फिर तीसरा क्या होगा साइज इमेज का वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, लार्ज में वेरी लार्ज बहुत बड़ा। फोर्थ पोजीशन क्या होगा इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी कि अनंत पर जाके बनेगा, यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, वेरी लार्ज, इन्वर्टेड और रियल। कब जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखोगे। फिर एक लास्ट है आपका और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये बहुत पूछता है क्योंकि एक ही ऐसा कंडीशन है अब जो कॉन्केव मिरर के द्वारा ऐसा बनाता है, बाकी कॉन्केव मिरर के द्वारा कभी भी वर्चुअल नहीं बनता। बस एक कंडीशन यही है जब फोकस और पोल के बीच हो, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्लियर? यानी कि एक ही कंडीशन जब ये वर्चुअल बना देता है तो बाकी कंडीशन क्या बना रहा है रियल ही बनाए। तो देखते हैं आगे, यानी कि एफ सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं ए बी, यानी कि लाके फोकस और पोल के बीच कर दिए, फोकस और पोल के बीच कर दिए तो क्या होगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा ये यहाँ से गई फिर यहाँ से वापस लौट आए। क्लियर है? ऑब्जेक्ट गई यहाँ से वापस लौट आई, लेकिन और जो दूसरी रेज पोल से होके जाती है वो क्या जितना एंगल यहाँ बनता है उतना रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। आई और फोर्थ लॉ बताया फिर। तो इन दोनों को जब आगे बढ़ाया जाएगा कहीं जाके ऐसे मिल गए, जहां मिली वो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट बन गया, यानी देख रहे ना वर्चुअल बना है इमेज के सॉरी मिरर के बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, यानी कि इसका नेचर अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा वर्चुअल, क्या हो जाएगा वर्चुअल, और क्या हो जाएगा इरेक्ट। अभी तक इन्वर्टेड हो रहा था उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर है इमेज भी ऊपर बना सीधा है। क्लियर है? फिर थर्ड पोजीशन क्या होगा बिहाइंड द मिरर,
बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइज क्या हो जाएगा, लार्ज, इससे बड़ा बना नहीं, लार्ज। क्लियर, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर कंप्लीट हुआ। और अगला आता है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर तो सिलेबस में इस बार नहीं हटा दिया गया है, नहीं पूछेगा, बट लेकिन हम पढ़ रहे थे यूजेज भी जानते रहे इसका यूज क्या होता है। जो टार्च होता है घरों, टार्च में आपका क्या रहता है, कॉनकेव मिरर भी लगा। फिर व्हीकल्स हेडलाइट, जो गाड़ियों का हेडलाइट शीशा होता है ना आगे, जिससे लाइट हेडलाइट बाइक के, उस बाइक के हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। फिर इसका ये आप एक जाने जो कॉनकेव मिरर इमेज हमेशा बड़ा बना देगा ऑब्जेक्ट से। तो आप नाई की दुकान पे जाते हैं, जब शेविंग कराते हैं तो बाल बहुत छोटे छोटे, उनको मैच मिलाना रहता ना, उसको जब मिलाता कैसे का, मिरर में देख के मिलाता है। तो उससे क्या बनता है, मिरर जो शेविंग मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही शेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।